बेटा यूजुअली जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो किसकी हेल्प से चलती हैं? या तो फिज़िकल लेबर की हेल्प से या मैकेनिकल पावर से। मशीन से भी चल सकती हैं और फिज़िकल लेबर से भी चल सकती हैं, ठीक है? पर इनका एक ही काम है, ह्यूमंस की लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देना, फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देना। अगर आप सुबह सुबह उठें और आपकी मम्मी आपको एक हाथ में गन्ना, एक हाथ में दूध और एक कटोरी में गेहूँ वीट दे दे और बोले चलो बेटा इनको खाकर स्कूल चले जाओ, तो वो बेटर है कि आपकी मम्मी आपको बिस्किट दे दे, वो बेटर है। शुगर केन से शुगर बना के, वीट से फ्लार बना के उनका क्या बना दे, बिस्किट। वो आपके लिए इजी हो जाएगा, है ना? सुबह सुबह कहाँ शुगर केन गेहूँ खाते रहेंगे हम, प्रॉब्लमेटिक होगा। तो इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेट करती है। इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका रिलेशन है गुड्स के प्रोडक्शन से, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, जो हैवी गुड्स को प्रोड्यूस करती है। पेट्रोलियम माइनिंग इंडस्ट्रीज़ जो क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, और हमें पेट्रोल डीजल और दूसरे बाय प्रोडक्ट्स देती हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करती हैं। हम लोग मूवी देखते हैं, है ना, टीवी सीरियल्स देखते हैं, वो कहाँ से आ रहा है? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से। ये कुछ एग्जांपल हैं इंडस्ट्रीज़ के। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो सकती है, पेट्रोलियम माइनिंग इंडस्ट्री हो सकती है और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो सकती है, ठीक है। नाउ नीड फॉर इंडस्ट्रीज़। भाई इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत क्या है हमें? तो भाई अगर इंडिया की इकोनॉमी को थ्राइव करना है तो किसका इम्पोर्टेंट रोल होगा? इंडस्ट्रीज़ का। आप इंडिया की इनकम बढ़ाना चाहते हो, अपनी खुद की इनकम बढ़ाना चाहते हो, तो इंडस्ट्रीज़ होनी ही चाहिए। इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट ऑन अ लार्ज स्केल। हमें अगर रोज़गार चाहिए, है ना, जॉब चाहिए, तो वो भी कौन देता है? इंडस्ट्रीज़ देती हैं। तो इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी पॉपुलेशन को जॉब प्रोवाइड कर रही हैं, ट्रेड गैप को ब्रिज कर रही हैं। बेटा अगर हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगी तो हम इंटायरली डिपेंड कर जाएंगे इम्पोर्ट्स पे, मतलब बाहर से गुड्स मंगवाएंगे, और इतनी फॉरेन एक्सचेंज तो हमारे पास नहीं है। तो बेटा ये जो ब्रिज है, ट्रेड जो गैप है कि हम सिर्फ इंपोर्ट कराते हैं, इसको ब्रिज करने के लिए हमें इंडस्ट्रीज़ चाहिए कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। वो कंट्री जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, आगे की तरफ जाती है। देन कंज्यूमर की डिमांड्स को कैटर करना, ठीक है। हम सबको चाहिए कि हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो जाए, हमें अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिले, तो वो डिमांड कौन पूरी करता है? इंडस्ट्रीज़। सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को चेंज करना, ठीक है। चेंज द सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ पीपल। लोगों के सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं, ठीक है, बाय मेकिंग दैम हार्ड वर्किंग, स्किलफुल, एफिशिएंट एंड पंक्चुअल। तो इंडस्ट्रीज़ होगी तो व्यक्ति हार्ड वर्किंग होगा, स्किलफुल होगा, एफिशिएंट होगा और पंक्चुअल होगा। ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, हमें सेल्फ रिलायंस बनाती हैं और हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करती हैं। हमें वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनना है। अभी हम 5th रैंक से 4th पे आए हैं, हमें अगर 3rd रैंक पे जाना है तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तो जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जीडीपी को बढ़ाना है, जीएनपी को बढ़ाना है, ग्रॉस नेशनल इनकम इतनी बढ़ जाए कि भाई पर कैपिटा इनकम हमारी बहुत ज़्यादा हो जाए, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है तो हमें क्या चाहिए? इंडस्ट्रीज़। ब्रिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन द कंट्री। हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अगर आएगी तो वो लाने वाली कौन होगी? इंडस्ट्री होगी, और ग्रेजुअली आ भी रही है। बेटा आप सुबह से शाम तक जिन भी प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हो अपने घर में, आपको नहीं लगता कि भाई हर चीज़ ही कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई है? पहले तो ऐसा नहीं था। भले टीवी के नए मॉडल्स का आना हो, मोबाइल हो, आपकी किचन एक्सेसरीज़ हो, सारी चीज़ें तो नहीं है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंडस्ट्रीज़ को हम क्लासिफाई कर सकते हैं किस किस के बेसिस पे? बेटा उनके रॉ मटेरियल के बेसिस पे, उनकी साइज़ के बेसिस पे। हर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल अलग होता है, तो वो जो भी रॉ मटेरियल यूज़ कर रही है उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई कर सकते हो, ऑनरशिप और नेचर के अकॉर्डिंग आप उसे क्लासिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा, वो इंडस्ट्रीज़
जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेस करेंगी, जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आएगा, वो हो गई एग्रो बेस्ड, कॉटन इंडस्ट्री, जूट, शुगर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, टमाटो केचप, पोटैटो चिप्स, ये सब कैसी इंडस्ट्रीज़ हैं? एग्रो बेस्ड, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से। देन कॉटेज इंडस्ट्रीज़, बेटा कॉटेज इंडस्ट्रीज़ प्राइमरली हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ ही होती हैं, जहाँ पर हम बड़ी हैवी मशीनरी का यूज़ नहीं करते हैं, बहुत सारे लेबर को इंगेज नहीं करते हैं, फैमिली मेम्बर मिल मिल के काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरली हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं। जो क्राफ्ट पीपल होते हैं वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ही प्रोडक्ट बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बास्केट्स बना रहे हैं, रोप्स बना रहे हैं, रस्सी बास्केट तो आपको पता है, डलिया, पॉटरी, मटके वगैरह बना रहे हैं, हैंडलूम टेक्सटाइल हो रहा है। अच्छा, हैंडलूम टेक्सटाइल थोड़ा सा बड़ा मार्केट हो जाता है, जैसे महेश्वरी साड़ी हो गई, बनारसी साड़ी अगर हैंडलूम से बन रही हैं तो वो सब, जेम्स एंड जेलीज। लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल का ये यूज़ करते हैं, सिंपल टूल्स का यूज़ होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मिनिमम होता है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है इंडस्ट्रीज़ में, और जो प्रोडक्ट ये बनाते हैं इसके लिमिट लोकल मार्केट्स तक ही होती है। नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ये वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो अपना रॉ मटेरियल बाहर से लेती हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं ट्रेडर्स के थ्रू, लोकल और आउटसाइड मार्केट्स में, ठीक है। पावर ड्रिवन मशीन्स इनके पास होती हैं, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करती हैं, थोड़े लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़े लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट देती हैं। सिरेमिक गुड्स, टॉयज़, लेदर आइटम्स, फूड आइटम्स, यूटेंसिल्स, फर्नीचर, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ स्मॉल स्केल पे ऑपरेट होगी, पावर ड्रिवन मशीन इनके पास होगी, थोड़े लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगी। एग्जाम्पल हैं सिरेमिक गुड्स, टॉयज़, लेदर आइटम्स, फूड, यूटेंसिल्स वगैरह स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, तो बेटा ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, यू नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, तब आप लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ बना सकते हैं, ठीक है। हैवी पावर ड्रिवन मशीन्स होती हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जिनके लिए बहुत पावर की रिक्वायरमेंट होती है। अल्टीमेटली ये एम्प्लॉयमेंट भी बहुत सारे लोगों को देती हैं। रॉ मटेरियल इनका भी आउटसाइड से आता है, आउटसाइड सोर्स करती हैं रॉ मटेरियल को, इवन कई बार ये इंपोर्ट भी कर लेती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिस स्टेट में ये ऑपरेट हो रही हैं उस स्टेट से ही रॉ मटेरियल आएगा, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स भी इनके होते हैं, और कई बार इनका जो रॉ मटेरियल होता है वो इम्पोर्टेड आइटम भी हो सकता है, इंपोर्ट करके मंगवाया होता है। जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं वो नेशनल मार्केट में भी सेल आउट होते हैं और इंडिया के बाहर भी सेल आउट होते हैं। इट मीन्स लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर कैटरिंग द नीड ऑफ नेशन एज वेल एज आउटसाइड द नेशन, हम एक्सपोर्ट भी कर देते हैं प्रोडक्ट्स को। जो प्रोडक्शन होता है वो हाईली स्पेशलाइज्ड नेचर का होता है, सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं, भाई एचआर डिपार्टमेंट अलग होगा, ऑपरेशंस अलग होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, मीन्स हर काम बिल्कुल परफेक्शन के साथ स्पेशलाइज तरीके से होगा। फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं ऑपरेशंस को डील करने के लिए। एग्जाम्पल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल मिल्स, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, ये सब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। तो एग्जाम्पल आप याद रखें, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील। बहुत ही स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट होती है इन इंडस्ट्रीज़ में। बेटा अब हम पढ़ेंगे वो सारे फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को। भाई आप भी जब बड़े होंगे, अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, तो कौन से फैक्टर का एनालिसिस आपको करना पड़ेगा कि भाई ये सारी चीज़ें हों, मैं वहीं पर अपने आउटलेट को बनाऊं, अपनी फैक्ट्री खोलूं। तो बेटा ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपके इस डिसीज़न को इन्फ्लुएंस करेंगे कि भाई यहाँ फैक्ट्री ओपन अप करनी चाहिए, यहाँ इंडस्ट्री लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्रभावित करते हैं आपके इस डिसीज़न को, किस डिसीज़न को, सेटिंग अप एन इंडस्ट्री, भाई इंडस्ट्री यहाँ लगाएं ना लगाएं, ठीक है। वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं? पहला फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। भाई आप ऐसी जगह अपनी फैक्ट्री लगाओगे, ऐसी जगह इंडस्ट्री खोलोगे ना जहाँ रॉ मटेरियल मिल जाए। अगर आपको कॉटन क्लोथ बनाना है तो कॉटन चाहिए, शुगर बनाना है तो शुगर केन चाहिए, अगर आप रोप्स बना रहे हो तो जूट चाहिए, है ना। तो रॉ मटेरियल तो चाहिए ही पड़ेगा, बिना रॉ मटेरियल के कैसे। अगर आप पोटैटो चिप्स बना रहे हो तो पोटैटो चाहिए, आपको एडिक्वेट क्वांटिटी में, पर्याप्त मात्रा में रॉ मटेरियल मिलेगा, वहीं पर आप आपकी इंडस्ट्री को सेटअप करोगे, क्योंकि इंडस्ट्री को रेगुलर सप्लाई चाहिए, किसकी? रॉ मटेरियल की।
प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एट इरेग्युलर इंटरवल्स, अगर आपने प्रोक्योर करना मतलब लेना होता है, अगर आपने इरेग्युलर इंटरवल्स पे रॉ मटेरियल को लिया तो क्या आपको लगता है कि आपकी इंडस्ट्री स्मूथली फंक्शन कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं बेटा। जितना आउटपुट आपको मिलता है वो इसी वजह से कि आपने प्रॉपर इनपुट दिया है। इनपुट नहीं दोगे तो आउटपुट भी नहीं मिलेगा, तो स्मूथ फंक्शनिंग आपकी इंडस्ट्री की हो नहीं पाएगी। जैसे कि जो शुगर मिल्स होती हैं वो हम वहीं पर सेटअप करते हैं जहाँ पर शुगर केन फील्ड्स होंगी, जहाँ पर गन्ना लगाया जाएगा वहीं हम शक्कर बनाने वाली मिल लगाएंगे। सिंस शुगर केन टेंड्स टू ड्राई अप, और बेटा शुगर केन की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका सुक्रोज कंटेंट बहुत जल्दी ख़त्म होने लगता है ना। उसके अंदर जो शुगर की प्रेजेंस होती है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप उसको बहुत दिन तक ट्रांसपोर्टेशन में रखोगे, 8-10 दिन 15 दिन वो यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, तो उसका सुक्रोज कंटेंट ख़त्म हो जाएगा, उसकी शुगर ख़त्म हो जाएगी, अंदर अंदर को सूखने लग जाएगा। तो शुगर मिल कहाँ सेटअप करनी है आपको? जहाँ शुगर केन की फील्ड होगी। भाई यहाँ से गन्ना कटा और आपकी मिल को मिल गया। तो बेटा अब हम सेकंड फैक्टर को डिस्कस करेंगे जो है लेबर। फर्स्ट फैक्टर कौन सा था? रॉ मटेरियल, कि भाई आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसका रॉ मटेरियल मिले वहाँ फैक्ट्री लगाओ। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है लेबर। तो जहाँ भी आप इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे वहाँ लेबर इजीली मिल जानी चाहिए। मेरी बात सुनो बेटा, लेबर ब्लू कॉलर वाइट कॉलर भी हो सकते हैं, लेबर स्किल्ड अनस्किल्ड भी हो सकते हैं, है ना। तो आपको क्या लगता है आपकी फैक्ट्री में सिर्फ स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होगी? ऐसा नहीं है, कुछ अनस्किल्ड भी चाहिए होंगे, कुछ ब्लू कॉलर चाहिए, कुछ वाइट कॉलर चाहिए, तभी तो प्रॉपर इंडस्ट्री रन कर पाती है। तो है ना, जब भी आप फैक्ट्री सेटअप करो ये देख लो कि भाई यहाँ पर आसपास में हमें काम करने वाले लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि लेबर फोर्स की रिक्वायरमेंट तो होती ही है, और लेबर फोर्स स्किल्ड भी चाहिए हमें और अनस्किल्ड भी चाहिए। जो अनस्किल्ड लेबर होता है यूजुअली चीप और इजीली अवेलेबल हो जाता है। कहाँ पर? वो एरियाज जो डेंसली पॉपुलेटेड है, जैसे बिहार है, यूपी है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है, तो यहाँ पर लेबर इजीली अवेलेबल हो जाएगा आपको। ठीक है, कौन सा वाला लेबर? अनस्किल्ड लेबर। जितनी भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे टेक्सटाइल, शुगर केन, ये सब की सब लेबर इंटेंसिव होती हैं बेटा, यहाँ लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है बेटा। वहीं पर कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो प्राइमरली किस पर डिपेंड करती हैं? स्किल लेबर्स पे, कि भाई स्किल लेबर होगा तभी काम चल पाएगा, अदरवाइज नहीं। मतलब उसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली होगी, वो हाईली क्वालिफाइड होगा, जैसे इंजीनियर्स, मैनेजर्स, टेक्नीशियंस, ये प्रॉपरली ट्रेंड होते हैं ना बेटा, एजुकेटेड होते हैं, तभी तो ये क्या कहलाते हैं? स्किल लेबर। चलो अब नेक्स्ट फैक्टर है ट्रांसपोर्ट। तो अब तक हमने दो फैक्टर डिस्कस कर लिए हैं, पहला था रॉ मटेरियल और दूसरा था लेबर। होप ये दोनों ही फैक्टर्स आपको समझ आ गए होंगे। अब तीसरा है ट्रांसपोर्ट। बेटा जब आप रॉ मटेरियल को एग्रीकल्चर फील्ड से या किसी भी इंडस्ट्री से अपनी फैक्ट्री तक, अपनी इंडस्ट्री तक लाते हो तो किसके थ्रू लाते हो? हाथों में उठा के तो नहीं लाते होगे ना, ट्रांसपोर्ट से ही लाते होगे। और जब आपका फिनिश गुड है उसे मार्केट तक आपको पहुंचाना है तो वो भी किसके थ्रू पहुंचाओगे? ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही पहुंचाओगे। आज तो ऐसा हो गया बेटा कि एक प्रोडक्ट दिल्ली में बन रहा है तो वो जम्मू कश्मीर में भी अवेलेबल है, केरला में भी अवेलेबल है, कर्नाटक में भी अवेलेबल है। तो कैसे? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट। बेटा अब हम नेक्स्ट फैक्टर को डिस्कस करेंगे जो है ट्रांसपोर्ट। तो भाई आप अपनी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लेके आएंगे ना अपनी इंडस्ट्री में, तो वो कैसे आएगा? ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएगा। आपकी इंडस्ट्री में जब वो फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा तो मार्केट तक कैसे जाएगा? थ्रू ट्रांसपोर्ट ही जाएगा। सो इट इज़ badly required to set up your industry where easily transportation modes are available। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मोड्स अवेलेबल होंगे, वहीं पर आपको अपनी फैक्ट्री को सेटअप करना है। तो बेटा एफिशिएंट और चीप ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, जहाँ भी आप इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहते हो उसकी लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए एक फैक्टर आपको और असेस करना होता है, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप एक ऐसे एरिया में अपनी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कर रहे हैं जहाँ पर वेल डेवलप्ड नेटवर्क है, किसका? रोड्स का, रेलवे लाइंस भी हैं, मतलब आप अपने गुड को ट्रक्स के थ्रू भी भेज सकते हो, ट्रेन के थ्रू भी भेज सकते हो। वहाँ पोर्ट्स की कनेक्टिविटी है, मतलब बंदरगाह, शिप्स के थ्रू जहाँ पर हम ट्रांसपोर्टेशन करना चाहें, शिप्स जहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग का काम करती हैं, पोर्ट्स। तो यहाँ पर आप अपनी फैक्ट्री को सेटअप करें, क्योंकि आपको
आपको सारे ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हैं। तो रॉ मटेरियल भी आप फटाफट से प्रोक्योर कर सकते हो, और फास्ट और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट हो तो आप इन्हें फिनिश्ड गुड्स को भी मार्केट तक सेल कर सकते हो। पहला काम क्या होगा भाई, रॉ मटेरियल आप इंडस्ट्री तक ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएगा। फिर आपकी इंडस्ट्री में जो फिनिश प्रोडक्ट बना है वो मार्केट तक जाना है, तो वो भी किसके थ्रू होगा, किसके थ्रू होगा, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के थ्रू होगा। अब बेटा हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर को डिस्कस करेंगे जो है मार्केट। तो बेटा इंडस्ट्रीज़ को हम वहीं पर लोकेट करेंगे जहाँ पर हमें इजीली मार्केट मिल जाए। जैसे मैंने यहाँ पर कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाया है तो मैं इजीली उसे यहाँ पर सेल कर पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जो पेरिशेबल नेचर के होते हैं जो जल्दी पेरिश कर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उन्हें हमें जैसे ही वो बनता है उसके बाद बेचना होता है ना। और दूसरी बात ये होती है कि अगर मैंने सामान यहाँ बनाया है या यहाँ बनाया और यहाँ आके मेरा मार्केट है, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना हो जाएगा, नहीं। तो आपको आपकी इंडस्ट्री को वहीं लोकेट करना है जहाँ पर आपको इजीली अपने प्रोडक्ट का मार्केट मिल जाए, मतलब प्रोडक्ट इजीली वहाँ पर सेल हो जाए। तो पढ़ते हैं बुक में, इंडस्ट्रीज प्रेफरली वहीं लोकेट की जानी चाहिए जहाँ मार्केट हो, मार्केट के क्लोज में ही, ठीक है, क्योंकि आपको आपके मैन्युफैक्चर गुड को सेल भी तो करना है और आपको साथ ही साथ अवॉइड भी करना है हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देखो भाई, अगर गुड कहीं बनेगा और बिकेगा कहीं बहुत दूर जा कर के, तो अवश्य बात है ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट एड ऑन हो जाएगा, और बहुत लंबी दूरी रही तो ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगेगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम पेरिशेबल गुड्स की बात करें जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हुए, तो ये तो बिल्कुल मार्केट्स के नियर ही बनाए जाने चाहिए बेटा, है ना, नहीं तो ये जल्दी जल्दी क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। जब तक एंड कंज्यूमर तक पहुँचेंगे जब तक तो ये हाल बेहाल हो जाएंगे, मतलब किसी काम के नहीं रह जाएंगे। अब हम कैपिटल की बात करेंगे बेटा, तो कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। वो पैसा जो आप व्यापार में लगाते हो, बिजनेस में लगाते हो, उससे क्या कहते हैं, कैपिटल। मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस वेंचर कैप, उसे क्या कहेंगे हम, कैपिटल, ठीक है। चलो, तो कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी। आप पैसा समझ सकते हो। तो आपके पास बेटा सफिशिएंट अमाउंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तभी आप इंडस्ट्री को ओपन अप कर पाओगे। कोई इंडिविजुअल होगा तो वो अपने फंड्स लेके आ जाएगा, कई बार उसके फंड्स कम होंगे तो बैंक से लोन ले लेगा, कई बार बहुत सारी जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होती है आप उसके पास जाकर भी आप बोरो कर सकते हो, है ना। बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, बैंक्स हैं जो आपको इजीली क्रेडिट दे देते हैं, और वो भी लेस इंटरेस्ट रेट में, ठीक है। तो आपके पास कितनी कैपिटल है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है कि आप किस टाइप की इंडस्ट्री को ओपन अप कर पाएंगे। तो बेटा वो सारी जगहें जहाँ पर प्रोस्पेक्ट होता है किसका, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, वहाँ पर हम देखते हैं इंडस्ट्रीज इजीली लोकेट कर जाती हैं। एक बार बुक में पढ़ लेते हैं। तो बेटा सफिशिएंट अमाउंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो डिटरमाइन करता है इंडस्ट्री लगेगी और नहीं लगेगी। इंडिविजुअल, बैंक्स, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एजेंसीज ये अवेलेबल होनी चाहिए जो काय में इंटरेस्ट लें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। हैंस वो प्लेसेस जहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉस्पेक्ट होता है वहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है इंडस्ट्रीज़ की, जहाँ बैंक्स वगैरह इजीली मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो लोन आपको इंडस्ट्री लगाने के लिए दे रही होंगी, तो वहाँ पर आप इजीली अपनी इंडस्ट्री को लगा पाओगे। नेक्स्ट है लैंड। तो बहुत बड़ा एरिया ज़मीन का चाहिए होता है इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। बेटा आपने कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री देखी है जो एक रूम में हो जाएगी, है ना, छोटी सी जगह में हो जाएगी, नहीं। फैक्ट्री को लगाने के लिए आपको अच्छा खासा एरिया चाहिए होता है। अच्छा, वो एरिया सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आपको मशीन रखने के लिए चाहिए। पहली बात तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर आप रॉ मटेरियल स्टॉक कर सके, फिर एक ऐसा एरिया जहाँ पर वो रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट हो सके, और फिर एक ऐसा एरिया जहाँ पर आप फिनिश गुड को रख पाओ। तो रॉ मटेरियल को भी रखना है, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स को भी रखना है, फिनिश गुड को भी रखना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हुआ कि यहाँ पर बना और बिक गया, कहीं ना कहीं तो आपको उसको भी स्टोर करना पड़ेगा। तो फैक्ट्री को बहुत बड़ी सी ज़मीन चाहिए होती है। तो लैंड भी एक बेसिक डिटरमाइनिंग फैक्टर हो सकता है इंडस्ट्रियल सेटअप का। तो बहुत बड़ी ज़मीन की ज़रूरत होती है इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में। इंडस्ट्रीज़ प्रेफरली हम वहीं इस्टेब्लिश करते हैं
जहाँ पर बाढ़ ना आए, माउंटेनियस रीजन ना हो, प्लेन्स हो, क्योंकि प्लेन्स पे वाटर अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ बहुत इजी होता है। नेक्स्ट है पावर सप्लाई। बेटा आज आपने देखा है कोई भी मशीन जो बिना पावर के चल रही हो, सारी की सारी मशीन्स पावर ड्रिवन होती हैं। तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स को भी इकोनॉमिकल अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए होती है, सस्ते में और बिना इंटरप्शन के। जैसे लाइट आई फिर चली गई, फिर आई चली गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, इकोनॉमिकल मतलब कम रेट में हो। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है किसको, इंडस्ट्रीज़ को। और इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरह भी काम करती है। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ को हम वहाँ लोकेट करते हैं जहाँ सोर्स ऑफ पावर सप्लाई हमें मिल जाए। जैसे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, जैसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। स्मेल्टिंग मतलब जब आप लोहे को एक ऐसे टेम्परेचर तक ले जाएंगे जहाँ वो पिघलने लग जाए, एल्यूमिनियम को एक ऐसे टेम्परेचर तक ले जाएंगे जहाँ पर वो पिघलने लग जाए, उसको कहते हैं स्मेल्टिंग, है ना। तो जब आयरन और इंडस्ट्री होगी, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री होगी, तो इनमें स्मेल्टिंग के बाद ही काम हो पाता है। तो जब स्मेल्टिंग का काम हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑब्वियसली बात है, आप एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, आयरन और इंडस्ट्री को कहाँ पर लोकेट करोगे, जहाँ पर पावर जनरेटिंग यूनिट होगी, कि पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम ना आए। बेटा आपने एल्यूमिनियम को इस टेम्परेचर तक गर्म कर लिया, अच्छी खासी बिजली लग गई और अचानक से पावर सप्लाई कट हो गई, ये वापस से ठंडा हो गया, आप दोबारा फिर से इसको गर्म करोगे, फिर हो सकता है बीच में लाइट चली जाए, फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाएगी। तो इसीलिए हमें एराटेक सप्लाई नहीं चाहिए, हमें बिना इंटरप्शन के सप्लाई चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। अब हम देखेंगे वाटर सप्लाई को। तो इंडस्ट्रीज़ को पानी की ज़रूरत भी होती है, बहुत सारे पर्पसेस के लिए होती है, कूलिंग के लिए होती है, वॉशिंग के लिए होती है, मशीन्स को कूल करने के लिए, मशीन्स को वॉश करने के लिए, रॉ मटेरियल को वॉश करने के लिए, है ना। बहुत शैम्पू बना रहे हो तो, सोप बना रहे हो तो, क्रीम बना रहे हो तो वाटर रिक्वायरमेंट तो होती है ना। तो वाटर की रिक्वायरमेंट भी एक बेसिक फैक्टर हो सकता है जो इंडस्ट्री की लोकेशन को इन्फ्लुएंस करेगा। इंडस्ट्रीज जैसे कि आयरन एंड स्टील, पेपर, टेक्सटाइल, इन्हें बहुत क्वांटिटी में पानी की ज़रूरत होती है। पेपर बनाना है पानी चाहिए, टेक्सटाइल बनाना है पानी चाहिए। तो इन इंडस्ट्रीज़ को हम कहाँ ही लोकेट करते हैं, रिवर्स और लेक्स के बैंक पर, जहाँ नदियाँ होंगी, जहाँ झीलें होंगी, वहीं पर इन इंडस्ट्रीज़ को लगाएंगे। कौन कौन सी, आयरन एंड स्टील, पेपर, टेक्सटाइल एक्सेट्रा। नेक्स्ट फैक्टर है बेटा क्लाइमेट। इंडस्ट्रीज़ जनरली हम सेटअप जब भी करते हैं तो वहीं करते हैं जहाँ मॉडरेट क्लाइमेट हो। बेटा बहुत ज़्यादा ठंडी होगी तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी। तो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो मुंबई में लोकेटेड है। क्यों? क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है और मुंबई परफेक्ट लोकेशन है, वहाँ ह्यूमिडिटी भी अच्छी खासी होती है ना, वहाँ ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। नेक्स्ट फैक्टर जो आपको एनालाइज करना पड़ेगा इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के पहले, वो होंगी गवर्नमेंट पॉलिसीज़। बेटा कई बार आप ऐसे प्रोडक्ट में डील करना चाहते हो जो गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं किया है, तो कैसे काम चलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको किसी भी इंडस्ट्री को डालने के पहले, किसी भी इंडस्ट्री को ओपन अप करने के पहले, सेटअप करने के पहले ये देख लेना चाहिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कहना है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे, स्टेट गवर्नमेंट का क्या कहना है। तो जो डेवलपमेंट होता है इंडस्ट्रीज़ का वो डिपेंड करता है पॉलिसीज़ पे। पॉलिसीज़ किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की। भाई कैसे प्रोविज़न है फाइनेंशियल एड के, सरकार कितनी मदद कर रही है न्यू इंडस्ट्रीज़ को, कितनी सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है किसी भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए। बेटा सरकार इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए बहुत सारी सब्सिडीज़ अलाउ करती है इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो आपको ये एनालाइज पहले ही कर लेना है भाई कि अगर मैं इसमें डील करूँगा तो मुझे सब्सिडी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो बेटा हम हमारे वीडियो को कर रहे हैं यहीं पर ख़त्म। पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो बचा हुआ चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे।